इस वीडियो पे क्लिक करने वाले काफी सारे बच्चे जो है वो नीट या जेई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उन्होंने 1.5 साल जो है वो कंप्लीटली पूरा नीट को या जेई को दिया होगा एंड अभी बोर्ड एग्जाम जो है वो 2 महीने पे आ चुका है, 1.5 महीने पे आ चुका है एंड अब जो है वो एंजाइटी जो है वो शुरू हुई होगी। टॉपर से टॉपर बच्चा भी जो है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है जब भी बोर्ड एग्जाम जो है वो पास में आ जाती है। लेकिन लेट्स गेस व्हाट, बोर्ड एग्जाम में पास होना काफी आसान बात है और बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% लाना भी काफी आसान बात है। तुम्हारा जो ये भाई है वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है, मैंने खुद लास्ट के सिर्फ 1.5 महीने में पढ़कर जो है वो 80% मार्क्स लाए थे बोर्ड्स में। मेरी इच्छा भी नहीं थी, मुझे बस पास होना था क्योंकि आई वाज अ नीट एस्पिरेंट, लेकिन फिर भी 80% मार्क्स जो है वो मेरे आ गए थे। सो मैं अभी जो भी बताने वाला हूँ काफी ध्यान से सुनना और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप ये ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपको गारंटेड मार्क्स जो है वो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर शिवम मुळे। आई एम अ नीट यूजी बायोलॉजी एजुकेटर सिंस लास्ट 8+ ईयर्स एंड मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो है वो मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। मेरे काफी बच्चों ने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके जो है वो 80-90% आराम से ला लिए हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज है, एक चीज आपको समझना है, बोर्ड एग्जाम में पास होना काफी आसान बात है। ये इसलिए कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, मोस्ट ऑफ द बोर्ड या सीबीएसई में 70-30 वाला पैटर्न होता है, यानी कि 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के होते हैं, 70 मार्क्स जो है वो आपको रिटन एग्जाम से मिलता है। कुछ में 80-20 वाला पैटर्न होता है जिसमें 20 जो है वो ओरल या प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं एंड 80 मार्क्स आपका पेपर लिखना होता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि देखो, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स मार्क्स दे देती है, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है ना वो मिल जाते हैं आपको। 30 में से 28, 29, 30 में से 30 भी मिल जाते हैं एंड आपको बस यहाँ पे क्या करना है, 70 में से आपको बस 10-15 मार्क्स लाने होते हैं, जिसके आराम से आप जो है वो 35-40 आपका टोटल आराम से हो जाता है। 50 तक आप आराम से पहुंच जाते हो, तो 50% आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब जेईई के एस्पिरेंट का ये कहना होगा कि देखो मुझे 75% चाहिए, मेरा 75% क्राइटेरिया है, मुझे पास होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अरे मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करो, वो आराम से जो है वो 75% मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि लास्ट 10 इयर्स के आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। जो लास्ट 10 इयर्स के सीबीएसई के पेपर्स है, आपके बोर्ड के पेपर्स है, जो भी बोर्ड आप दे रहे हो उसके आपको पेपर्स निकालने हैं और उसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को जो है वो हाईलाइट करना है या मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर को आपको हाईलाइट करना है एंड हाई वेटेज चैप्टर से ही आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप हाई वेटेज करोगे, देन मिड वेटेज करोगे, लो वेटेज आप ऊपर से करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने नीट के लिए, जेईई के लिए वो पढ़ाई होगा, तो उतनी थ्योरी तो आपको आती ही होगी एंड ये डर अपने मन से निकाल लो कि आप आंसर लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस है लिखने का वो चला गया है। तो ये चीज दिमाग में मत रखो। देखो, तुमको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती ही है एंड अगर तुमने नीट में या जेईई में पढ़ते समय अच्छे से कंसेप्ट सीखा है तो तुम आराम से आंसर लिख पाते हो। बस आपको वो कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश में और आंसर लिखना होता है। तो डोंट वरी, उसका टेंशन या जो ओवर थिंकिंग है वो निकाल दो। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होता है पेपर से पहले, तो आप मॉक टेस्ट देके या जो प्रीलिमिनरीज होती है उसमें देख के जो है आप आराम से कर सकते हो। तो डोंट वरी। तो पहला काम आपका होगा, आपने हाई वेटेज चैप्टर निकाल लिया, आपने हाई वेटेज क्वेश्चन निकाल लिए, जो बार बार पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकाल लिए, आपने उनको स्टार कर दिया। ठीक है, अब आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बता दूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चैप्टर एट ए टाइम नहीं पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कैसे वैसे नहीं पढ़ना कि ये चैप्टर हो गया, अब ये चैप्टर करूंगा, अब ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर करूंगा, नहीं बेटा। ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वो फॉलो करो। आपको सारे चैप्टर्स के पहले एलएक्यू करने हैं, दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो 4 से 6 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको सबसे पहले करने हैं। मतलब देखो, जैसे कि बायो में क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है डेरिवेशन प्रूव करो। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस है ना वो आपको सबसे पहले करने हैं सारे चैप्टर्स के। जो मोस्ट रिपीटेड है ना वो सारे चैप्टर्स के आप क्या करोगे, लॉन्ग करोगे। उससे क्या फायदा होता है, जब आप लॉन्ग आंसर करते हो, जैसे कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला बोला है, तो उसमें आपके देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स भी हो गए, उसमें आपके उसके ग्लैंड्स भी हो गए, उसमें आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो गई। तो अगर ये क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क के लिए सेपरेट आते हैं या उसमें से कोई 1 मार्क का आंसर आता है या क्वेश्चन आता है, तो वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका हो गया, उसमें आपके 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन हो गए, उसमें आपके डायग्राम का क्वेश्चन हो गया। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान में रखो। मैं मोस्टली महाराष्ट्र बोर्ड से था, तो मैं क्या करता था, वो एक 21 अपेक्षित नवनीत की बुक आती थी जिसमें सारे चैप्टर्स के पहले लॉन्ग आंसर दिए, क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर होते हैं, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको जो है वो मैच द पेयर्स होती है वो लगानी होती है। तो मैं वैसे प्रैक्टिस किया था, पहले लॉन्ग आंसर करो, फिर शॉर्ट आंसर करो, फिर लास्ट में जितना हो सके उतना रिवाइज करो, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वहां पे मैच द पेयर्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सीबीएसई वाले बच्चों ने क्या करना है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन तो आपको करना ही है, बाद में वहां पे चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, वो आपको काफी अच्छे से करना है। उसमें से आपको निकालना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार निकाले गए हैं और वो आपको काफी अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करोगे, फिर उसके बाद उससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, जो छूट गए फिर उसके शॉर्ट आंसर करना है एंड जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी वैसे वैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स वहां पे जो है वो मैच द पेयर जैसे या फिर 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के समय जो है आपको करना है, ताकि आपकी मेमोरी जो है वो फ्रेश रहे। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज की बात करूं तो सबसे पहले हम अगर
बायो की बात करें तो बायो में आपको डायग्राम्स की काफी ज्यादा ध्यान देना है, डायग्राम के क्वेश्चन काफी अच्छे करने हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस काफी अच्छे तरीके से करनी है। एंड जो भी क्वेश्चन 4 या 5 मार्क का है उसमें आपको कंपलसरी, अगर डायग्राम नेसेसरी है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो डायग्राम निकालनी है, क्योंकि बायो में डायग्राम्स के मार्क्स काफी अच्छे से मिलते हैं। तो आपको डायग्राम निकालनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस करो। तुमको काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने, साथ ही में डिस्क्राइब टाइप, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्राइब करो, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन पूरी प्रोसेस जो है काफी डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब करो। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो इनको ध्यान देना है, काफी अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो ये कर लिया एंड आपको डायग्राम जो है वो काफी अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में डरने की चीज नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है कि भैया आपको लगता है कि न्यूमेरिकल ज्यादा पूछेंगे, नहीं, 70% थ्योरी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, 30% न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स भी कौन से, जो बुक के पीछे दिए है ना, सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, उसकी प्रैक्टिस करो, सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करो, उसके बाहर कुछ नहीं आता है, बस उतना ही करो एंड स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं आपको। तो आपको कुछ भी ब्लैंक छोड़ना नहीं पेपर में, कोई भी पेपर हो, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको ब्लैंक पेपर छोड़ना नहीं, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप ब्लैंक पेपर छोड़ोगे तो वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको ट्री के, आपको जो है वो बकरी के बारे में पूछा, आपको बकरी जो है वो ट्री को बांधनी है और ट्री के बारे में बताना है, ठीक है। उससे आपको 0 नहीं तो 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। एनसीईआरटी में जो दिया है वही लिखना है, बाहर का कुछ भी नहीं लिखना है आपको। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखो। फिजिक्स में डेरिवेशंस का काफी अच्छे तरीके से याद रखना। डेरिवेशन जो लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं वो डेरिवेशन काफी अच्छे से करना है आपको फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, नेमिंग रिएक्शन काफी अच्छे तरीके से करना है। नेमिंग रिएक्शन के बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो वही है, 70% जो है वहां पे थ्योरी आती है, 30% न्यूमेरिकल आते हैं। सॉल्व अनसॉल्व वाले जो है वो एनसीईआरटी से कर लेना, या फिर बोर्ड एग्जाम के पीछे जो सॉल्व अनसॉल्व होता है, न्यूमेरिकल्स उतने ही करना, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन आपको फोकस करना है, ठीक है। सो होप जो मैंने सजेशन दिया है वो आपको जो है वो समझ में आए होंगे, तो इसको फॉलो जरूर करना है। अगर आपको डिटेल मेंटरशिप चाहिए मेरे से, आपको डिटेल गाइडेंस चाहिए मेरे से, तो आप मेंटरशिप सेशन जो है मेरे साथ बुक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1-to-1 हम 40-45 मिनट बात करेंगे, आपको पूरी स्ट्रेटेजी में दूंगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो वो बुक कर लेना। एंड आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी ज्वाइन कर लेना। एंड आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक करा करो यार, लाइक करो एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है वो आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि अगर आप वो सीख गए तो आपको गारंटेड मार्क जो है वो मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।